पुण्य बच्चों नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट थर्ड ईयर क्लास नंबर अपनी है 16 यानी कि 16 नंबर की क्लास है। बीए पार्ट थर्ड ईयर सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। कल तक हम पढ़ रहे थे अरस्तु को, यानी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया था, यानी कि अरस्तु वाला चैप्टर अपन लोगों का कंप्लीट हो चुका था। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों को आता है वो है मैकियावेली। देखिए मैकियावेली में क्या होता है कि मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। इटली का चाणक्य कहा जाता है। पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। अब देखिए मैकियावेली के अंदर क्या हुआ था कि पहले इसकी जन्म बात करते हैं कि इटली के इस महान विचारक का जन्म इटली नगर के फ्लोरेंस नगर में 1469 के अंतर्गत हुआ था। मैकियावेली का जन्म इटली के एक फ्लोरेंस नगर था। इटली में एक फ्लोरेंस नगर था। उस फ्लोरेंस नगर में 1469 ईस्वी में इस महान विचारक मैकियावेली का जन्म हुआ था। और इस इनके परिवार का जो संबंध था वो टस्कन वंश का है। प्राचीन समय में वंश परंपराएं बहुत ज्यादा चलती थी, तो इनका संबंध जो टस्कन वंश था उस वंश से संबंधित थे, और जो कि एक सामान्य परिवार से आता था। जो ये टस्कन वंश था, ये टस्कन वंश एक प्रकार से मान के चलिए कि वो सामान्य परिवार की तरह ठीक उसी परिवार से ये टस्कन वंश भी आते थे। और इनके पिताजी थे वो उस जमाने में वकील थे, अर्थात मैकियावेली के जो पिताजी थे वो पैसे से या प्रोफेशनल रूप से एक वकील थे। और वकील होने के साथ साथ उस समय की जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी फ्रांस के अंतर्गत, उस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के ऊपर उनका इतना ज्यादा विश्वास था कि वह उस शासन व्यवस्था का खुलकर समर्थन करते थे। प्रोफेशनल रूप से इनके पिताश्री वकील होने के नाते, वकील होते हुए शिक्षित परिवार से होते भी मैंने मैकियावेली को जैसे शिक्षा वो चाहता था उस प्रकार की शिक्षा दिलाने में ये असमर्थ रहे। अर्थात मैकियावेली उस प्रकार तक नहीं पहुंचा जितना उसके मन में जो जिज्ञासा थी, जो भावना थी। और मैकियावेली का एक इच्छा थी मन में कि वो है कि बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी पद पर बैठे और जिससे जो लोगों की सेवा कर सके। लेकिन मैकियावेली किसी प्रकार से एक प्रकार वो एक्शन ऐसा आया कि वो इस पद तक पहुंचने में सफल रहा और लोगों की भलाई संबंधित कार्य करने में उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था। और इस बात विचार की ज्यादा समय लगने की 1527 में बहुत कम समय इनको अपना जीवन जीने का मौका मिला। 1527 में इनकी मृत्यु लेकर अर्थात ये दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने अपने जो विचार थे वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में थे, बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। अब देखिए हम लोग इसके विचारों को लाइन टू लाइन यानी सिस्टमेटिक तरीके से मैकियावेली के विचारों को पढ़ते हैं। अब देखिए मैकियावेली में जो अध्ययन की पद्धतियां हैं पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए मैकियावेली उस समय का एजुकेटेड विचारक था और साथ ही साथ वो अरस्तु के विचारों से भी कई हद तक सहमत भी था। जैसे अरस्तु के द्वारा जो वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया गया था उसी प्रकार ठीक मैकियावेली ने भी अरस्तु की उसी अनुसरण करते हुए उन्होंने भी मतलब कि एक प्रकार से वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जो पद्धति थी उसी पद्धति को अपने विचारों के अंतर्गत शामिल किया था, अर्थात वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया था। अब मैकियावेली के द्वारा उस समय कई पुस्तकों की रचना की गई थी और इतनी पुस्तकें रचना की थी जिनमें से कुछ पुस्तकें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए पहली पुस्तक मैकियावेली की थी डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग। डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग इसका हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ। डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग। डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग इनकी पहली पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक उनकी लिखी थी द प्रिंस नाम पुस्तक भी मैकियावेली के द्वारा लिखी गई थी। तीसरी पुस्तक उनकी थी द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार की पुस्तक थी। और द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस
फ्लोरेंस का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, यानी कि फ्लोरेंस का इतिहास, फ्लोरेंस का इतिहास। ये पुस्तकें जो हमें क्या के द्वारा लिखी गई थी। एक बात भी बोल देता हूँ, डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, यानी युद्ध की कलाएं, और एक द प्रिंस में राजा संबंधी जो व्यवस्था थी उसके बारे में लिखा गया था, और द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस यानी कि जो फ्लोरेंस नगर का जो इतिहास था उसके बारे में द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस नामक पुस्तक में बताने का प्रयास किया गया है। ये थे इस इटली की चाणक्य मेघवाली का संक्षिप्त परिचय। एक बार फिर इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, मेघवाली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। पहली बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि मेघवाली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को ये नोट करा सकता है कि इटली का चाणक्य किस विचारक को कहा जाता है। आप लोगों को ये मानना रखनी है, इटली का चाणक्य मेघवाली को कहा जाता है, मेघवाली को माना जाता है। अब देखिए, इस इटली के चाणक्य का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 ईस्वी में हुआ था, और इसके परिवार का संबंध था जो प्राचीन नाम जो टस्कन वंश था उस वंश से इनका संबंध था, जो कि एक प्रकार से सामान्य परिवार से आता था। इनके पिता से प्रोफेसर रूप से वकील थे, और उनकी जो उस समय जो फ्रांस और इटली के अंदर जो गणतंत्र शासन व्यवस्था थी उस गणतंत्र शासन व्यवस्था में उनके पिता का इतना गहरा विश्वास था और उस व्यवस्था को सरल स्वीकार करते थे। लेकिन इनके पिताजी प्रोफेसर रूप से वकील होने के कारण भी फिर भी अपने पिता को जो अपने पुत्र मेघवाली को जितनी शिक्षा दिलाने में असमर्थ हुए थे। अर्थात मेघवाली की प्रारंभ से इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि मैं एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनूं, लेकिन वो अपने पिता के द्वारा दिलाई गई शिक्षा से ऐसा नहीं कर पाने का जीवन में किसी न किसी प्रकार से उनको यह पद्धति प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को बुलाए हुए गुजार दिया, और इसे इस फ्लोरेंस में महान विद्वान की 1533 ईसा पूर्व मृत्यु हो जाती है, और वो हम सब लोग छोड़कर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। विदा होने से पहले इन्होंने बहुत विचार प्रस्तुत किए थे। इनकी जो अध्ययन पद्धति थी मेघवाली की, उन्होंने ठीक अरस्तु के अध्ययन पद्धति का अनुसरण किया था, और जिस प्रकार से अरस्तु के द्वारा जो वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पद्धति वो अपनाया गया था, ठीक मेघवाली के द्वारा भी उसी अध्ययन पद्धति को स्वीकार किया गया था, उसको अपनाया गया था। क्यों? क्योंकि मेघवाली का ये मानना था अपने अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जो मानव जाति है वो मानव जाति चाहे फ्रांस में, चाहे इटली की हो, चाहे भारत की हो, या अमेरिका हो, चाहे चीन की हो, ये कहता है कि मानव जाति कहीं पर भी निवास करे, उस मानव जाति का जो नेचर है सभी जगह पर एक प्रकार से सेम, उसका जो मानव का जो स्वभाव है वो सेम नजर आएगा, चाहे किसी देश के मनुष्य का आप लोग कंपेरिजन करके देख लीजिए। तो ये भी कहता था कि मनुष्य जाति का जो स्वभाव है, चाहे किसी भी देश का नागरिक हो, उसका जो स्वभाव व्यवहार है सेम मैचिंग आएगा। इसलिए उन्होंने अपने अध्ययन की पद्धति में वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया था, और इस महान विद्वान के द्वारा कई पुस्तकों की रचना भी की गई, जिनमें से कुछ पुस्तकें मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए, डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, ये एक पुस्तक थी। द प्रिंस नामक पुस्तक में राजा संबंधी जो कर्तव्य थे कि राजा कैसा होना चाहिए, किस व्यक्ति को राजा के तौर पर बिठाया जाना चाहिए, और एक राजा का क्या कर्तव्य होगा, उसके बारे में द प्रिंस में कहा गया था। आर्ट ऑफ वार यानी कि युद्ध की कलाएं, यानी युद्ध करने के जो तरीके हैं, युद्ध किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके बारे में किया गया। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस यानी कि जो इतिहास था फ्लोरेंस नगर का, उसके बारे में किए गए। तो 4 पुस्तकों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार और द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली, अब इससे आगे के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, ये भी मैं बोलता था कि मेघवाली जो विद्वान था उसके बारे में कहते हैं कि ये अपने युग का शिशु था, यानी अपने युग का एक बच्चा था। ये कहते फ्लोरेंस नगर से जो मेघवाली है वो अपने युग का शिशु कहा जाता है। ये भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, बात में आती है कि मेघवाली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं।
अब देखिए आप कि मेकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग अब करते हैं। देखिए मेकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये आप लोगों को क्वेश्चन होता है, किस नंबर का होता है, 2-3 नंबर का होता है। देखिए मेकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। देखिए मेकियावेली को अपने युग का शिशु इसलिए कहा जाता है कि मेकियावेली ने जो अपने समय में थे उस समय उन्होंने अपने समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते अपने विचारों को प्रस्तुत किया था, यानी कि समय और परिस्थिति को भांपते हुए मेकियावेली के द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। अर्थात मेकियावेली इस बात को ये मानता था कि वहाँ की जनता क्या चाहती है, मतलब फ्लोरेंस नगर की जो जनता है उसे किस प्रकार के विचार चाहिए जिससे कि वो मेरे विचारों से प्रभावित हो जाए, और उन्होंने समय और परिस्थिति को ध्यान रखते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। और एक प्रतिभा एक विचारक की ढनी, एक विचारक के ढनी जिन्होंने कहा था कि ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने काल का शिशु है। उन्होंने कहा था कि ये फ्लोरेंस निवासी, ये फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु है। एक महान विद्वान थे धनी, उस जमाने में मैंने महान एक विद्वान थे, ये फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु ही है। इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि वैसे भी ये माना जाता है कि प्रत्येक काल के अंतर्गत कोई ना कोई विद्वान अवश्य पैदा हुआ था और वो अपने परिस्थिति के अनुसार अपने विचारों को प्रस्तुत करता था, और इन्हीं परिस्थितियों को अनुसरण करते हुए फ्लोरेंस निवासी मेकियावेली के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए थे उन्हीं के माध्यम से फ्लोरेंस का वास्तविक अर्थ में शिशु कहा जाता था। अब देखिए इनके कहने के पीछे क्या कारण थे, इनके बारे में कहते हैं ज्ञान का पुनरुत्थान। ज्ञान का पुनरुत्थान, देखिए इसको अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता था, इसका प्रतिपादक है ज्ञान का पुनरुत्थान। ये कहता है कि मेकियावेली के समय दो शक्तियां एक साथ कार्य कर रही थी, पहला ज्ञान का पुनरुत्थान, दूसरा था धार्मिक उत्थान। पुनरुत्थान का अर्थ है ठीक इससे ही माना जाता है, अर्थात इसी कारण से मनुष्य में नई चेतना का विकास हुआ था और जीवन में मूल्यों को समझने के लिए उन्होंने विकास की भावना का संचार किया था। मेकियावेली आध्यात्मिकता के बजाय व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया करते थे और 1523 में अपनी पुस्तक द प्रिंस की रचना का राजनीतिक विचारों को नई दिशा प्रदान की थी। ये देखिए 1523 के अंतर्गत मेकियावेली 1523 में द प्रिंस मेकियावेली ने 1523 ईस्वी में 1523 के अंतर्गत इन्होंने द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक से अपने विचारों से एक प्रकार से तय का मकसद देता था। इन्होंने कहा कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक रखा जाना चाहिए। ये कहता है कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग रखना चाहिए, नैतिकता से अलग रखना चाहिए। मेकियावेली दुनिया का ऐसा पहला था जिन्होंने ये कहा था कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग रखना चाहिए, ऐसा मेकियावेली का मानना था। दूसरा कारण इसका क्या था, दूसरा है कि उनको कहने जाना राजतंत्र की स्थापना, राजतंत्र की स्थापना।
राजतंत्र की स्थापना करके था कि मैकियावेली ने इटली में एक प्रकार का तानाशाही शासन देखा था। अर्थात मैकियावेली ने देखा था कि उस समय इटली में तानाशाही शासन का बोलबाला था, इसीलिए उन्होंने कहा कि तानाशाही शासन की समाप्ति करके उन्होंने राजतंत्र शासन की स्थापना का समर्थन किया। अर्थात एक इस तरह सरकारें बैठे लेकिन तानाशाही सरकार की समाप्ति करके इस तरह सरकार की स्थापना की जाए, अच्छे शासक की स्थापना की जाए, अर्थात एक अच्छे व्यक्ति या सत्ता का संचालन किया जाना चाहिए। ये कहता है कि तानाशाही शासन की समाप्ति हो, तानाशाही शासन की समाप्ति हो और उसके स्थान पर स्थायी सरकारों की स्थापना हो, स्थायी सरकारों की स्थापना हो, अर्थात राजतंत्र शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था स्थापित हो। मैकियावेली को फिलिप मानने दूसरा गाड़ी कहता है कि इन्होंने राजतंत्र शासन व्यवस्था का समर्थन किया था कि उस समय मैकियावेली ने देखा था कि इतना वर्ष तंत्र चल रहा था, अर्थात किसी जनता को सुनने वाला नहीं था, इसीलिए ये कहता है कि राजतंत्र की स्थापना तानाशाही शासन की समाप्ति और उसके स्थान पर इस तरह सरकारों की स्थापना हो, और यह सब कुछ राजतंत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत किया जा सकता है। अब अगली बात आती है इटली का राजनीतिक विभाजन। इटली का राजनीतिक विभाजन देखिए, उस समय क्या होता था कि इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया था। अर्थात इटली का एक प्रकार से राजनीतिक जो शोषण हो रहा था वो इतना जबरदस्त हो रहा था कि इटली को इतने राज्य के अंदर इतने टुकड़ों के अंदर डिवाइडेड कर दिया गया कि राज्य आपस में संघर्ष करने के कारण इतने कमजोर हो गए, पहले से तो छोटे थे और संघर्ष करते करते इतने कमजोर हो गई, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है और उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो लेने वाला भी उस समय नहीं था। इसलिए मैकियावेली सारी समस्या का समाधान को बदल दिया। उन्होंने कहा कि सभी जो छोटे छोटे राज्य हैं उन सभी छोटे छोटे राज्यों को एक हो जाना चाहिए, अर्थात संपूर्ण छोटे राज्यों को बनाकर एक बड़े राज्य की स्थापना कर देनी चाहिए। ये कहता था कि इटली के जो छोटे छोटे राज्य बने हैं, छोटे छोटे राज्य बन गए हैं, उन्हें मिलाकर एक राज्य बना दिया जाना चाहिए, एक राज्य बना दिया जाना चाहिए। अर्थात इसका मानना था कि इटली में क्या होता उसमें जो अराजकता का जो माहौल था, उस माहौल के अंतर्गत जो इटली के जो राज्य थे उनको इतने टुकड़ों में बांट दिया गया, अर्थात उनकी जो पूरी जो व्यवस्था थी वो चला गई थी, चारों तरफ भ्रष्टाचार को बोल रहा था। इसलिए इन्होंने इन चीज़ों को बारीकी से देखा था और कहता है ये मैकियावेली इन छोटे छोटे राज्यों को जो इनकी समस्या बिगाड़ बन चुके इन्हें फिर से करना चाहिए और छोटे राज्यों को बनाकर एक बड़े राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट कहता है कि इटालियन समाज की दुर्दशा। इटालियन समाज की स्थिति उस समय बन चुकी थी, उसका कहता है कि एक प्रकार से इटली में जो समाज था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, अर्थात राज्य के अंदर अराजकता का माहौल है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है आदि कार्य इतने ज्यादा पनप चुके थे कि एक प्रकार से कि प्रत्येक नागरिक बिना रिश्वत के वो काम करने के लिए तैयारी नहीं था। ये कहता है कि इटली का जो समाज उस समय वो इतना करप्ट हो चुका था कि चारों तरफ बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता का माहौल, यानी कि कोई भी मैकियावेली को ऐसा लग नहीं रहा था कि इटली के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मैं कह सकूँ हाँ यह अमुक व्यक्ति मानते सब अपने कार्यों का संचालन कर रहा है, अर्थात चारों तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता का माहौल, लूट खसोट, ये इस तरह का एक प्रकार से माहौल बन चुका था। इसलिए कहता था कि इस
इटालियन समाज ऐसी स्थिति की दुर्दशा का एक कारण भी है, इसलिए राज्य के द्वारा सम्मान नहीं मिला। ऐसी स्थिति में मैकियावेली ने संपूर्ण समाज का फिर से पुनर्गठन करने का प्रयास किया और उन्होंने इटालियन समाज की जो दुर्दशा हुई थी उस दुर्दशा को फिर से एक करने का काम का प्रयास किया गया था और ये ऐसा करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया था। अब देखिए मैकियावेली विषय में मानव का स्वभाव। एक बात और बता दो आपको कि मैकियावेली को धार्मिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। मैकियावेली को धार्मिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। मैकियावेली को धार्मिक पुनर्जागरण अग्रदूत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में जो परिवर्तन मैकियावेली के द्वारा किया गया था वो सराहनीय कार्य था। जो व्यक्ति धर्म के आदमी था सब कुछ करके उसको समाप्त करने का काम करके सुधारने का काम किसी विद्वान के द्वारा किया गया था तो वो थे मैकियावेली। इसीलिए मैकियावेली को धार्मिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये देखिए मैंने फिर से एक बार देखिए एक बार फिर आप लोगों को दोहरा देता हूँ मैकियावेली बारे। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है और इस मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था 1400 और 69 के अंतर्गत मैकियावेली का जन्म हुआ था और इनका परिवार जो स्कंद वंश से संबंधित रहता है। इनके वो एक सामान्य परिवार थे। इनके पिताजी पैसे से वकील थे। पैसे से वकील होने के साथ उन्होंने अपने पुत्र को जो शिक्षा दिलाई जानी चाहिए वो नहीं दिला बैठा और इनके पिता का उस समय फ्रांस के अंतर्गत जो गणतंत्र शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था में विश्वास था और मैकियावेली अपने जीवन काल में अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन जीवन के अंतर्गत उसे ये पद प्राप्त हो गया और उन्होंने कई क्षेत्रों में अपने विचारों को देना प्रारंभ हो गया और 1587 ईसा पूर्व में इस फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पूर्व उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए उनके बारे में लोग अध्ययन करते हैं। अध्ययन पद्धति मैकियावेली के द्वारा ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया गया था, अर्थात जीवन में जो वास्तविक स्थितियां हैं उन स्थिति के बारे में अध्ययन करके उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया गया था। मैकियावेली ने कई पुस्तकों की रचना की थी जिनमें से थे डिस्कोर्सेस ऑन लेडी, पहली पुस्तक, दूसरी थी द प्रिंस, तीसरी थी एक्ट ऑफ वार और चौथी थी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। यानी कि 4 पुस्तकों के बारे में आप लोगों को बताया, 4 पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी। अब आ जाएगा एक नॉर्थ डनिंग कहता है कि निश्चित मैकियावेली अपने युग का ये फ्लोरेंस निवासी प्रतिभाशाली अपने युग का शिशु था। अब अपने युग का शिशु किस प्रकार से था उसके पीछे का एक कहानी है। देखिए उन्होंने कहा कि ज्ञान का पुनरुत्थान, अर्थात उन्होंने कहा कि 1523 ईस्वी में जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी द प्रिंस के अंदर उन्होंने कहा था कि जो उस समय एक प्रकार राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग रखा गया था कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग रखा जाना चाहिए कि राजनीति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, लेकिन उस समय क्या होता है शास्त्रों के द्वारा इन सबको एक कर दिया गया था, इसीलिए सारा सिस्टम उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने ज्ञान का पुनरुत्थान लोगों में एक प्रकार से ज्ञान की जो ज्वाला है वो जगाने का कार्य किया गया है। दूसरी उन्होंने कहा राजतंत्र की स्थापना, अर्थात उस समय जो तानाशाही शासन चल रहा था उस तानाशाही शासन को समाप्त करके उसकी जगह पर एक स्थायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए और साथ ही साथ राजतंत्र शासन व्यवस्था इस तरह जिससे कि अच्छे और योग्य व्यक्ति को वहाँ का राजा बना देना चाहिए जिससे सबका संचालन हो सके। फिर देखिए इसके अंतर्गत इटली का राजनीतिक विभाजन। इटली का राजनीतिक विभाजन किससे तात्पर्य ये था कि इटली उस समय छोटे छोटे टुकड़ों बढ़ गया था, अर्थात छोटे छोटे राज्य के अंदर इटली का डिवाइडेड हो चुका था। अब वो छोटे छोटे राज्य बढ़ गए, वो इतने कमजोर हो गए थे, असह्य हो गए थे कि वह अपना पुनरुत्थान अपने स्वयं के दम पर फिर से नहीं कर सकते थे। इसलिए ये कहता था कि उन राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को वापस से एक में किया जाए, एक बड़ा राज्य बनाकर उनको तैयार किया जाए जिससे कि वहाँ के राज्य में निवास करने लोगों का फिर से भला हो सके। नेक्स्ट कहता है कि इटालियन समाज।
इटालियन समाज क्या था कि उस समय इतना लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका था। इसलिए मैकियावेली भी यही मान के चलता था कि अब ये कि इटालियन समाज की दुर्दशा थी कि यहाँ पे जो अराजकता का माहौल, बेईमानी, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ चुका था जिससे कि इस समाज को निकालना एक प्रकार से असंभव हो चुका था। इसलिए उन्होंने परिस्थिति को ध्यान रखते हुए समाज का फिर से पुनरुत्थान करने का प्रयास किया गया था। अब कल पढ़ेंगे मैकियावेली के समय मानव का स्वभाव। कल डिस्कशन करेंगे हम लोग मैकियावेली के समय मानव का स्वभाव। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हो गया।